वाले हैं क्लास 11 के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स की। यार आप अकाउंटिंग करने आ चुके हो पर आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता नहीं, टर्म्स के बारे में पता नहीं, अकाउंट क्या है, किसकी अकाउंटिंग करने आए हो, डेबिट क्रेडिट क्या है, कुछ नहीं पता ना। तो आज हम बात ही अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो यार, आपको पता है यार, हम बिजनेस करने वाले हैं, हमें बिजनेस ही तो करना है, तभी तो बिजनेस की तो अकाउंटिंग करने आए हम बिजनेस करेंगे तो ट्रांजैक्शंस होंगी, यस और नो। उस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ टर्म्स को समझना है, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स की बात करना ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले देखो, हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस को बोला जाता है एंटिटी। तो मैं सबसे पहले बात ही एंटिटी की करना चाहूंगा आपके साथ। एंटिटी क्या है? कह रहा है ये एक इकोनॉमिक यूनिट है। क्या है ये? इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक यूनिट चाहे बिजनेस यूनिट हो, बिजनेस यूनिट, या नॉन बिजनेस यूनिट हो, नॉन बिजनेस यूनिट। सर ये होती क्या है बिजनेस यूनिट और नॉन बिजनेस यूनिट? तो आइए समझते हैं सबसे पहले बिजनेस यूनिट को, ठीक है। कह रहा है एक बिजनेस यूनिट क्या है? कह रहा है बिजनेस यूनिट इज, मैं बीयू लिख दूं चलेगा आपके लिए यहां शॉर्ट में। बिजनेस यूनिट मींस एन इकोनॉमिक यूनिट, एक इकोनॉमिक यूनिट जो फॉर्म की गई है, विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम। अब ये इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं? या तो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर गुड्स को बेच सकते हैं। सो बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, कैसे भी करें, ठीक है। एग्जांपल लेना चाहेंगे तो एग्जांपल बात कर लेते हैं। आप पिज्जा खाते हो, डोमिनोज, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हो किया की, तो किया, ठीक है। ये सब क्या है? एक्सेट्रा हमारी बिजनेस यूनिट्स है। मारुति हो गई, पिज्जा हट हो गया, या आपका कोई भी ब्रांड जो आप जानते हो, H&M चले जाओ, ये सब क्या है? हमारी बिजनेस यूनिट है, ठीक है। बात कराओ सर नॉन बिजनेस यूनिट्स की, नॉन बिजनेस एंटिटी की, नॉन बिजनेस एंटिटी, ठीक है। हम एंटिटी की बात कर लेते हैं। यहां पे आप एंटिटी लिख सकते हैं। एंटिटी क्या हो सकती है? कह रहे वो एंटिटी जिनका मोटिव पैसा कमाना तो होएगा ही नहीं, कोई ऐसी मंशा, इच्छा नहीं है कि जिससे वो पैसा कमाए, ठीक है। तो कह रहा है ए नॉन बिजनेस एंटिटी, ए नॉन बिजनेस एंटिटी मीन्स एन एंटिटी विच इज फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर। क्या करना चाहते हैं? ये रेंडर करना चाहते हैं सर्विसेज टू मेंबर्स और टू सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, बस। आई बस हमने इन्हें बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज। जैसे एग्जांपल, यार आपकी पाठशाला, हम भी तो सोसाइटी को ही सर्व कर रहे हैं, हमारा कोई मोटिव थोड़ी ना है पैसा कमाना। हम तो चाहते हैं ना कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छी डिग्री, अच्छे करियर्स की तरफ जाएं। और दूसरा सबसे फेमस पतंजलि, रामदेव बाबा जी भी तो यही कहते हैं यार, पतंजलि कोई बिजनेस मोटिव के लिए थोड़ी ना चला रहे हैं, वो तो सोसाइटी को सर्व करने के लिए चला रहे हैं। आई बात समझ में? तो बस ये दो आपको बेस्ट एग्जांपल्स मिल गए। हाँ सर मिल तो गए। आगे बताओ फिर, चलो आगे बात करते हैं। सेकंड बात करेंगे हम ट्रांजैक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। आइए सर, ट्रांजैक्शन क्या होता है? पहले लिखते हैं डेफिनेशन और उसको समझते हैं, फिर कुछ अच्छे प्यारे से एग्जांपल से। कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है ये? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ बिजनेस दैट क्या करेगी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट changes its
फाइनेंशियल पोजीशन, जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करेगी बिजनेस की, ठीक है। क्या होगा, मतलब चेंज होगा वैल्यू में, चेंज इन वैल्यू। किसकी वैल्यू हो सकती है वो? या तो हो सकती है किसी एसेट की, या हो सकती है किसी लाइबिलिटी की, या हो सकती है कैपिटल की। वैल्यू चेंज होगी, या तो वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज, या इंक्रीज या डिक्रीज, यही हो सकता है। हाँ सर, हो तो यही सकता है, ठीक है। तो हमने बात की एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस की जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रही है। सर एग्जांपल से समझाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल। लो, ये हो आप, ठीक है, प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से, ठीक है, और आपका मन कर रहा है डोमिनोज का पिज्जा खाने का। डोमिनोज, डोमिनोज, ठीक है। आपने यहां से किया ऑर्डर और साथ में कर दी पेमेंट। अब पेमेंट करोगे, चाहे कैश से किया हो चाहे ऑनलाइन किया हो, तभी तो यहां से ये पिज्जा आएगा बन के। ये आ गया आपका पिज्जा। तो बेटा ये देख रहे हैं, ये जो कैश डोमिनोज के पास गया, ये एक बिजनेस यूनिट है, यानी ये बिजनेस एंटिटी है, यस और नो। इसके पास कैश इंक्रीज हुआ, कैश एक एसेट है, तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। तो ये जो ऑर्डर किया आपने पिज्जा, ये क्या है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन गई। हाँ सर, बात तो समझ आ गई। तो सर अगर और इलेबोरेट करना चाहें तो कुछ फीचर्स बता दो इसके। लो जी, फीचर सुन लो। फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये लो जी, समझो फिर इस बात को। पॉइंट समझते हैं, बहुत ही सिंपल है यार, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। कह रहा है इट इज कंसर्न्ड, ये किससे कंसर्न्ड है? इट इज कंसर्न्ड विद, या तो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर, या फिर एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और अगर हम बात करें तो साथ में सर्विसेज भी हो सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की। किस चीज के लिए? फॉर मनी, पैसे के लिए, फॉर मनी। सो पहला फीचर हो गया, इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। चलो सर, ये पॉइंट समझ आ गया। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं स्टार लगा देता हूं इस पे, कह रहा है इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट। इसमें दो एस्पेक्ट होंगे इस ट्रांजैक्शन के, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। एक होगा डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट हो गए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं और अच्छे से लो, आपके लिए हाईलाइट कर दिया मैंने। इट हैज टू एस्पेक्ट। यहां तक समझ आता है? हाँ जी सर आता है। चलो आगे बताओ सर, और क्या हो सकता है? आप बताओ क्या हो सकता है? एक चीज और हो सकती है सर, कह रहा है अभी तो हमने पढ़ा सर, इट रिजल्ट्स इन ए चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा ऑफ फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा। मतलब वही बात, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, लाइबिलिटी या फिर कैपिटल, यही तो है। तो ये कुछ फीचर्स के बारे में हमने बात करी, सर समझ आ। तो सर अब मुझे एक और बात बताओ फिर, कि सर हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो ये कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन को कभी अलग नहीं लेते, साथ में इवेंट की बात करते हैं। तो सर इवेंट क्या है? इवेंट कुछ नहीं, ये आउटकम है। आउटकम बोल लो, रिजल्ट बोल लो, कंसिक्वेंस बोल लो ऑफ अ ट्रांजैक्शन। किसी ट्रांजैक्शन का आउटकम हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, कंसिक्वेंस हो सकता है। सर कैसे? अभी हमने एग्जांपल लिया ना डोमिनोज का, वही डोमिनोज यहां से ऑर्डर गया, यहां से पेमेंट गई और यहां से डिलीवरी आई। मान लो ये ट्रांजैक्शन आपने की 500 की, जो ये पिज्जा 500 रुपए का आपके पास आया, क्या डोमिनोज को वो 500 का पड़ा होगा? मतलब वो लेस देन 500 होगा हमेशा, क्योंकि उसने, ये एक बिजनेस यूनिट है तो उसने प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। यस और नो, ये डोमिनोज है, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न किया होगा, मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूं ये पिज्जा 400 रुपए का था। यस और नो, तो आप देख पा रहे हो यहां पे प्रॉफिट हुआ है। मुबारक हो,
आपके घर में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का है? 100 रुपीज का है। तो बेटा यही प्रॉफिट तो रिजल्ट है आपकी ट्रांजैक्शन का। ये प्रॉफिट क्या है? रिजल्ट है ट्रांजैक्शन का। तो रिजल्ट क्या हो गया मेरा? इवेंट, कंसिक्वेंस, आउटकम। इवेंट इज आउटकम, रिजल्ट, कंसिक्वेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट हमारा कंसिक्वेंस है ट्रांजैक्शन का। बात समझ आती है? तो ये हमारे कुछ अच्छे टर्म्स आज हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे टर्म्स आपके लिए लेके आ रहा हूं। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून, शेयर कर दो वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ। अच्छा लगेगा हमें भी, आप कर दो यार, कर लो, मान जाओ, आपको कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। आपका लॉस है अगर आप नहीं कर रहे तो। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बिना तो अकाउंटेंसी अधूरी है, अकाउंटिंग अधूरी है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधा बात करना चाहूंगा मैं पहली टर्म की आज की, जो की है अकाउंट। अकाउंट के बारे में ही नहीं पता होगा तो अकाउंटेंसी कैसे पढ़ पाएंगे? देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा था क्या है? अगर हम इंडिविजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक प्लेस पर करेंगे, एट वन प्लेस, उस प्लेस को अकाउंट। सीधी सी बात, अगर हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक जगह करेंगे तो काउंट हो जाएगा। बेटा बस एक चीज में मैंने मिस कर दी, वो है लाइक नेचर। बस क्या है वो? लाइक नेचर। अगर मैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जिनका नेचर सेम है उसे रिकॉर्ड, ऐड, सब्ट्रैक्ट एक प्लेस पे करूंगा तो उस प्लेस को मैं अकाउंट बोलूंगा। फिर बात समझ आ गई? यानी अगर डेफिनेशन बोला हो तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ लाइक नेचर्स आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड at one place and that place is called account। तो सर ये डेफिनेशन हो गई, और क्या मांग रहे हो? डेफिनेशन और अच्छी चाहिए, लिखो क्या? an account is a ledger। अकाउंट एक लेजर है। क्या है? is a ledger in a summarized form। क्या है? एक अकाउंट लेजर है समराइज्ड फॉर्म में। किसमें? समराइज्ड फॉर्म में of all the transactions that have taken place with particular person। किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो हुई, पर्टिकुलर पर्सन, और थिंग्स स्पेसिफाइड, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर हुई एक ही प्लेस पे तो वो हो गया मेरा अकाउंट। तो अकाउंट क्या है? An account is a ledger। अकाउंट एक लेजर है in a summarized form of all the transactions that have taken place with particular person। एक पर्सन से रिलेटेड, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक पर्सन की। मान लो आयुष से रिलेटेड किसी फर्म की है, किसने बिजनेस एंटिटी की ट्रांजैक्शन हुई, और आयुष से गुड्स लिए तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, उसके पास पैसा आया, जो भी होगा सारी एक ही जगह पे अगर मैंने रिकॉर्ड कर दी तो वो हो गई मेरी अकाउंट की बात। यानी मैं अगर इसको समझ करूं तो मैं बोल रहा हूं सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब मैं रिकॉर्ड, एंड और लेस अगर सिमिलर नेचर की एक जगह पे कर रहा हूं तो वो बन गया मेरा अकाउंट। ठीक है, आई बात समझ में? अब अकाउंट में दो साइड होती है। अकाउंट की जो साइड्स हैं वो दो हैं। वन इज डेबिट साइड, सेकंड इज क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोलते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर। अगर कोई अकाउंट मुझे उसका फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट तो कुछ इस तरीके से बनता है। मान लो मैं बात कर रहा हूं कैश अकाउंट। किसकी बात कर रहा हूं? कैश अकाउंट की। तो मैं अगर कैश अकाउंट की बात कर रहा हूं ना बच्चा, तो इसका मतलब है मैं कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन, चाहे कैश का आना होगा या कैश का जाना होगा, एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा जिसका नाम हो जाएगा कैश अकाउंट। उसको अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखेंगे प्लीज। ठीक है, दो साइड होती है हर अकाउंट की, हर लेजर की। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। हमेशा जो लेफ्ट साइड होगी उसे डेबिट साइड बोलेंगे और राइट साइड को बोलेंगे क्रेडिट साइड। यहां हो जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये मेरा एक अकाउंट हो गया। अब चाहे आयुष अकाउंट बनाना होगा तो भी वो यहां ऐसे इसी फॉर्मेट में बनेगा। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म की बात करेंगे कैपिटल। इसकी बात करूंगा मैं कैपिटल की बात। कैपिटल सर, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल समझते हैं। मान लो ये हुआ, ठीक है, मिस्टर अनडिफाइंड, आपका जो भी नाम है आप लिख लो। ठीक है,
आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना था, एक बिजनेस यूनिट सेटअप करना था, ये होगी आपकी बिजनेस एंटिटी, जिसे मैं बिजनेस एंटिटी बोल देता हूं, जिस भी नेम से होगा। ठीक है, आपने 1 अप्रैल 2025 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपने यहां पे डाला कैश, क्या डाला? कैश ऑफ ₹50,000। ठीक है जी, साथ में कुछ घर से लेके आ गए फर्नीचर जिसकी वैल्यू थी ₹20,000। साथ में कुछ गुड्स भी आपने यहाँ पे डाल दिए और ₹10,000। इसका मतलब है आपने जो खाली कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया वही कैपिटल नहीं है, जो गुड्स और जो एसेट भी इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, बिजनेस के अंदर, वो भी आपकी कैपिटल हो जाएगी। तो अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो इट रेफर्स टू द अमाउंट invested by the proprietor। अगर मैं प्रोप्राइटर की जगह ओनर बोल दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। ओनर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब कह रही है अमाउंट है ना, खाली कैश की फॉर्म में नहीं होगा, अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, और एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात समझ आ गई। तो ये जो अमाउंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो अमाउंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये हो गया हमारा क्या? आई बात समझ में? यहां तक बात ठीक। अब एक बात करते हैं सर, ये कैपिटल को शो करते हैं, कैसे दिखाएंगे, ये बात करना हम चाहते हैं। तो बेटा समझना, ये जो कैपिटल इन्वेस्ट किया ना बिजनेस में बाय प्रोप्राइटर या ओनर, ठीक है, ये बिजनेस के लिए ना लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा, लाइबिलिटी। रीजन सर, रीजन है इसके पीछे, रीजन है इसके पीछे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर ये कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान से समझ बेटा। अभी अभी आप आईपीएल देख रहे हो, आप आईपीएल देखते हो, तो आईपीएल में एक टीम है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके ओनर हैं हमारे शाहरुख खान साहब, एसआरके साहब, यस और नो? तो एसआरके साहब अपना एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, ठीक है, उसका नाम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब हमारे करण औजला साहब, आपने देखा होगा आईपीएल मैच में उनको मिले, तो अभी बात बताओ, दूर से अगर करण औजला साहब एसआरके सर को बुलाना चाहते तो ये बोलेंगे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, या ये बोलेंगे शाहरुख सर, शाहरुख सर? शाहरुख सर बोलेगा। तो इसी बात को मैं बताना चाहता हूं कि एक बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग है, यही बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। क्या कहता है? बिजनेस ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। आई बात समझ में? बिजनेस ओनर बिजनेस से डिफरेंट है, यही है मेरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब जो मैंने बोला कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की है ओनर ने बिजनेस में, वो लायबिलिटी साइड शो की। ठीक है, और कैपिटल को कैलकुलेट करने की एक छोटी सी इक्वेशन है जो आगे चैप्टर में पढ़ने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, इससे हम अपनी कैपिटल कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो सर आगे बताओ, आगे बात करते हैं ड्राइंग्स की। नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए आ जाता है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो वही है ना जो आप छोटी जूनियर क्लासेस में बनाते थे, कुछ इस तरीके से। ये आपका घर हो गया, ये आपका, यहाँ पे आप एक विंडो बनाते थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पहाड़ होते थे जहाँ पे पक्षी लहरा रहे होते थे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप एक सन निकाल देते थे, कुछ इस तरीके से। तो यही तो ड्राइंग होगी बेटा। क्या अकाउंट्स में इस ड्राइंग का कोई लेना देना है? नहीं सर, लग तो नहीं रहा। तो बेटा ऑब्वियसली नहीं है ना। क्या कह रहा है, सुनना, कह रहा है एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन, अगर कैश या वैल्यू गुड्स विड्रॉ किया है, विड्रॉन बाय द ओनर, ओनर ने विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, और देखो हमने बोला चाहे कोई कैश या कोई वैल्यू गुड्स ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है बिजनेस से, ठीक है, और एनी प्राइवेट पेमेंट,
अगर कोई प्राइवेट पेमेंट भी हुई है, ठीक है, मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, ओनर के लिए कोई प्राइवेट पेमेंट हुई बिजनेस फंड से, बिजनेस फंड्स, ठीक है, उसे भी बोलेंगे मींस और मींस। आई बात समझ में? जी सर, समझ है। तो गोइंग्स का भी कोई भी कैश या वैल्यू गुड्स जो विड्रॉ हुए बिजनेस से फॉर पर्सनल पर्सनल यूज यूज या या फिर फिर कोई प्राइवेट पेमेंट्स की गई हो। आई बात समझ में? तो ये ये हमारी हमारी ड्राइंग अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारी चल रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। क्या होती है? पहली बात करते हैं रिसीट क्या होती है। रिसीट जो हमें कुछ रिसीव हो रहा है, ठीक है, अब उसमें हम रेवेन्यू और कैपिटल बात करेंगे। रिसीट का मतलब है बेटा कुछ रिसीव होना, ठीक है। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या है पहले इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करता हूं, किसकी बात करो? रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो ये वो रिसीट है जो मेरे रेवेन्यू नेचर की, मतलब मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है बिजनेस ऑपरेशन से, यानी मेरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड है बिजनेस एक्टिविटी से, जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिसमें मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें मतलब मैं डील कर रहा हूं, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो रिसीट जो मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, यानी मेरी सेल्स, एग्जांपल मेरी सेल्स जिस गुड्स में मैं डील कर रहा हूं वही मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होगा, तो वो हो जाती है रिवेन्यू रिसीट। रिवेन्यू रिसीट इसे हम शो करते हैं ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। हाँ, शो करेंगे ट्रेडिंग या पीएनएल में क्रेडिट साइड। आई बात समझ में? सिंपल। अभी ट्रेडिंग पीएनएल क्या होता है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके से समझ लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है जी। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो रेवेन्यू रिसीट क्या है? जो मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, मेरी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड ऑफ बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे कि हम फ्लो चार्ट बना रहा हूं, बना सकते हैं, फिर मैं डेफिनेशन भी लिखता हूं, ठीक है। पहले भी सुन लो फिर बता मैं टाइम देता हूं आपको, ठीक है। और अब बात करते हैं, अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करेंगे तो कैपिटल रिसीट जस्ट अपोजिट टू रेवेन्यू। इसका मतलब वो मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, यानी मेरी डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो डे टू डे एक्टिविटी में भी नहीं है। इसका मतलब मैं इसमें डील भी नहीं कर रहा हूं। यस और नो? इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं तो ले सकता हूं मैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने एसेट पढ़ा है, कल हमने लास्ट क्लास में बात की थी फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट क्या? मेरा फर्नीचर मेरा फिक्स्ड एसेट है। यस और नो? हाँ, ये मेरा प्रोजेक्टर मेरा फिक्स्ड एसेट है, मेरा डिजिटल फिक्स्ड एसेट है नहीं है? अब क्या मैं अपने बिजनेस में एसेट बेच रहा हूं? एसेट थोड़ी ना बेच सकते हैं, वो मेरे डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है। पर मान लो ये स्क्रीन खराब हो गई या मुझे अपग्रेड करनी है तो ये बेच रहा हूं, ठीक है। ये जो स्क्रीन है मुझे बेचनी है, क्या मैं डेली स्क्रीन बेचने का काम कर रहा हूं? नहीं। पर बेचा तो पैसा आया, तो कुछ रिसीव हुआ, तो ऐसी चीजें जो मेरे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है फिर भी रिसीव नहीं है, तो वो हो जाती है मेरी कैपिटल। क्या हो जाती है मेरी? इन्हें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी एक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही था। आई बात समझ में? बेटा समझ आया मुझे क्या बोल रहे? मैंने बोला यार हम दो रिसीट की बात करें। रिसीट क्या है? तो रिसीव होना, उसमें दो चीजें, या तो कैपिटल होगा या फिर रिवेन्यू होगा। कैपिटल मतलब जो चीजें मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, फिर मुझे बेचनी पड़ी या मैंने कुछ ऐसा कर जिससे मुझे पैसा मिला रिगार्डिंग मेरे बिजनेस ऑपरेशन से नहीं होना चाहिए, जिसमें मैं डील कर रहा हूं नहीं होना चाहिए। एग्जांपल ये मेरे सेल फिक्स्ड, ठीक है, तो उसे मैं शो कर बैलेंस शीट में शो कर रहा हूं। भाई मैं बात बिजनेस ऑपरेशन है, उससे एक्टिविटी यानी डे टू डे एक्टिविटी यानी रूटीन बिजनेस एक्टिविटी है, उससे कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? रिवेन्यू। बस समझ में? ठीक है, इसको आप नोट करो। फिर मैं आपको दोनों की डेफिनेशन दिखा देता हूं। बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट। इसकी रेवेन्यू लिख सकते हो, these receipts are directly related to the business operations or day to day activity of business.
or the receipts from the goods or services in which the business deals in. ठीक है, जिसमें बिजनेस डील करता है. एग्जांपल्स सेल्स, ठीक है, ट्रीटमेंट, शोरूम, क्रेडिट साइड. एग्जांपल सेल्स, ठीक है, ट्रीटमेंट, शोरूम, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, पीएनएल. बात करते हैं कैपिटल रिसीट की. These receipts are from the ancillary, यानी इसका मतलब होता है रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. ये रिलेटेड एक्टिविटीज बिजनेस की रिलेटेड एक्टिविटीज से है, बिजनेस से नहीं है. ठीक है, बिजनेस की प्रॉपर एक्टिविटी से नहीं है, उसकी रिलेटेड एक्टिविटीज. ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं बिजनेस ऑपरेशन से ऐसे एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कोई एसेट बेचा उससे मुझे पैसे मिले. ट्रीटमेंट, सुनना इसको ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं, शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शो करेंगे एज इंक्रीज इन लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और एज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट. कोई एसेट बिक गया होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा चाहे लायबिलिटी हो या एसेट का डिग्री. धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. और एग्जांपल्स में लिखा कैपिटल रिसीट्स एग्जांपल और लिख देते हैं और रिवेन्यू भी लिख देते हैं. ठीक है, तो दो तीन एग्जांपल लिखा दो ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए. ठीक है, और लिख देते हैं ऐसे लिखते हैं एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट. फर्स्ट लिख सकते हो अमाउंट, जो हमने लिखा अभी उसी को मैं और अच्छे से लिख देता हूं. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट से आया हो या फिक्स्ड एसेट से आया हो. सेकंड, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स. कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कैपिटल समझा था हमने. कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स भी आगे या पार्टनर्स, और मनी obtained from issue of debentures, shares in case of companies. कंपनी के केस में, कंपनी के केस में हम लोग प्रोप्राइटर या पार्टनर तो होते नहीं है उसमें, तो पैसा हम लोग लेते हैं या तो शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया. अब डिबेंचर क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, ये आपको समझाएंगे. ठीक है, ठीक, चले आगे. फॉर एग्जांपल हो सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन, लोन लिए तो वो भी कैपिटल रिसीव हो जाती है, पैसा तो आएगा और वैल्यूएशन होगा. एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड. जब हम फर्स्ट बात करते हैं तो भाई मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स. सेकंड, कमीशन रिसीव्ड, तो हमें कमीशन मिला. थर्ड, कोई फी रिसीव हुई, फी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा. ये हो गया हमारे कुछ एग्जांपल्स. सर्विसेज, तो कि मैं सिर्फ गुड्स में बिजनेस करता हूँ, ये मैं जो आपको करा रहा हूँ ये मेरी सर्विसेज की है. ठीक है, तो सेल ऑफ सर्विसेज. बात करते हैं एक्सपेंडिचर की. अब बात करेंगे एक्सपेंडिचर. जितना हमने रिसीव की बात किया, बात करें एक्सपेंडिचर. ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, सुनो लिखेंगे एक बार. क्या है एनी डिसबर्समेंट. डेफिनेशन थोड़ी प्यारी है, सुनना पहले डेफिनेशन को लिखते हैं और फिर समझते हैं. क्या है एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और incurring a liability for purpose of acquiring assets, goods, services is called expenditure.
ठीक है, डेफिनेशन के उसको तोड़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से सुना, क्या एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कैश का देना, मैंने आप लोगों को कैश दे दिया 1 पॉइंट, ये हो गया मेरा 1 पॉइंट, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, डिसबर्समेंट ऑफ, यहां तक लिखा है, या फिर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी का, अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दी, दूसरा क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तीसरा मैं कोई लाइबिलिटी इनकर कर लूं, मतलब मैंने ना तो कैश दिया ना मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बट लाइबिलिटी अपने सर में ऑब्लिगेशन लेंगे, यानी थर्ड होगी इनकरिंग ऑफ लाइबिलिटी। क्यों क्यों, देखो तीन चीजें, या तो कैश का देना, या प्रॉपर्टी का देना, या अपने सर पे लाइबिलिटी ले लेना। फोर, ठीक है, इसलिए कर रहा हूं मैं, फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट, मैंने कोई एसेट एक्वायर कर लिया, ठीक है, अगर मैं ये एसेट मार्केट से लेके आ रहा हूं, या तो इसकी जगह मुझे कैश देना पड़ेगा, या कोई एसेट देना पड़ेगा, या फिर उधार में दिया उसको क्रेडिटर, ठीक है, एक तो बोला मैंने एसेट के लिए, दूसरा एसेट या फिर कोई गुड्स आ गए, गुड्स के लिए या तो मैं कैश में गुड्स दे दूंगा, कैश दे दूंगा, या फिर से कोई एसेट ट्रांसफर कर दूंगा, या फिर उसके लिए भी कोई लाइबिलिटी सर पे ले लूंगा, या फिर सेम विद सर्विसेज की मैंने सर्विसेज उधार पे ले ली, या सर्विसेज ली तो कैश दे दिया, या सर्विसेज ली तो फिर से एसेट दे दिया। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर है क्या, क्या है, any disbursement of cash, transfer of asset, for the purpose of acquiring assets, goods and services। यही तो मैं बिजनेस में करता हूं, या तो मैं गुड्स खरीद, या मैं सर्विसेज इनकर लीगली लूंगा, या फिर एसेट लूंगा, इसी के लिए तो कुछ एक्सपेंडिचर दूंगा। यस और नो? सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? Any disbursement of cash, transfer of property, and income liability for the purpose of acquiring assets, goods, and services called expenditure। वास्तव में तीन पॉइंट है, तीन इधर है, कैश का देना, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना, लाइबिलिटी इनकम करना, किसी के लिए, एसेट लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए और सर्विस लेने के लिए, वही एक्सपेंडिचर। बात समझ आई? अब कह रहा है जो एक्सपेंडिचर है ये भी दो टाइप का हो सकता है भाई साहब, टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर ये भी रिवेन्यू हो सकता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, सबको पता है, पर भाष्य की रुकी नहीं होते, कह रहा रुको, मैं एक नया एक्सपेंडिचर और हूं जो कि थर्ड टाइप है, फर्स्ट और सेकंड सबको पता होता है भाई, थर्ड को सिर्फ सब बताएंगे। कह रहा है क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हो गए मेरे तीन, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तीनों को समझते हैं, करते हैं। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बताओ तो थोड़ा, कैपिटल सीधा आपने पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? Any expenditure which is incurred, जो किया गया है, which is incurred in, इसलिए acquiring or increasing the value of fixed asset, ठीक है, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है समझे? ये मेरा आईफोन है, ये मान लो मेरा एसेट है, ठीक है, या तो मैंने एक्सपेंडिचर किया इसको लेने में नया एक्वायरिंग को कैसे, या फिर मान लो अब इसकी स्क्रीन, अभी स्क्रीन के बिना तो नहीं चल सकता, डेड है ये फोन, ठीक है, अब मैंने इसकी स्क्रीन रिपेयर करा दी, डिजिट आउट करा दिया, ऐसा कोई काम किया, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर किया जिससे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले इसकी वैल्यू थी, मान लो मैं विदाउट स्क्रीन ठीक कराए इसको 4000 पे कर, ठीक है, अब मैंने 20,000 का खर्चा कर दिया स्क्रीन लगवा के, तो अब ये 40,000 का बिक रहा है, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ऐसा एक्सपेंडिचर
जो मैं कर रहा हूं या तो नए एसेट को एक्वायर करने में या पुराने एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने में, उसे बोलते हैं क्या। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने वहां पे एक नई मशीन लगाई, उसके लिए जो खर्चा किया कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज केस नंबर 2, मेरी मशीन ऑलरेडी लगी हुई और खराब हो गई, मेजर रिपेयर कराना पड़ा उसको, ठीक है, उसको रिपेयर कराने में अच्छा खासा मोटा खर्चा, अब उसकी उससे वैल्यू इंक्रीज हो गई, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ऐसा एक्सपेंडिचर या तो आप नया एसेट लेने के लिए कर रहे हो या एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आया? यहां तो कोई प्रॉब्लम? एग्जांपल कह रहे हैं, अच्छा यहां तक लिखिए आपने, लिखेंगे, कह रहे हैं द अमाउंट, एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट में कैपेक्स भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब जो मैं पॉइंट लिखने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं। सच एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर is benefit over long period, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर मेरे लॉन्ग पीरियड तक मुझे बेनिफिट देते हैं, ठीक है, लंबे टाइम तक, जरूरी नहीं सिर्फ एक साल तक, एक साल तक ज्यादा, मशीन आई तो कई साल चलेगी ना, ठीक है, लॉन्ग पीरियड, इसी वजह से एनहेंस रिटर्न इन, इसे हम लिखते हैं बैलेंस शीट यानी एसेट्स, रिटर्न इन एज एसेट्स इन बैलेंस शीट, ये हमारे एसेट बन जाते हैं, ठीक है, मेरे एसेट बन जाते हैं ये बैलेंस शीट। यहां तक प्रॉब्लम चले आगे। बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां तक कोई बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मैंने एक पॉइंट बोला यहां पे कि यार ऐसे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम ओवर लॉन्ग पीरियड लेते हैं, ये मेरा की पॉइंट हो गया, ठीक है। रिवेन्यू में हम जो बेनिफिट है वो सेम ईयर में लेंगे, सेम अकाउंटिंग ईयर में, बस ये डिफरेंस लिखेंगे। फिर एनी एक्सपेंडिचर the full amount या the full benefit of which is received during one accounting period, एक accounting period are termed as revenue expenditure. Example such as salaries, electricity expenses, electricity charges, etc. ठीक है, ट्रीटमेंट की हम बात करें, डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड P&L, ठीक है, क्योंकि इनसे कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है इसकी भी एसेट की, इनसे कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना पहले, लिखेंगे बाद में, पहले मैं समझाता हूं क्या है हमारा थर्ड, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा, उसमें एक पॉइंट कर क्या है, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक लेंगे। फिर हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, उससे निकल के आया कि उसका बेनिफिट सेम अकाउंटिंग ईयर में लेंगे। थर्ड आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके वर्ड जोड़ते हैं। पहला कह रहे हैं डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब क्या होता है, आगे पास ऑन कर। रिवेन्यू हमने भी पढ़ा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हमारे डेबिट करते हैं P&L में और हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड वो सब चीजें होती है, एक्सपेंडिचर में नहीं पढ़ा, है ना। तो अब इसको कंबाइन करते हैं, कह रहे हैं ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम आगे आने वाले सालों में भी पास कर सकते, ठीक है। कल मैंने एग्जांपल लिया था एडवर्टीजमेंट का, याद है, आईफोन वाला। आप देखो, मैंने अगर आज एडवर्टीजमेंट की तो जरूरी थोड़ा है कि मुझे इसी साल उसका बेनिफिट मिलेगा, आगे आने वाले सालों में मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूं, उसको पार्ट्स में, कुछ इस साल, कुछ अगले साल, कुछ उससे अगले साल डेफर कर देता हूं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है रिवेन्यू नेचर का, पर मैं उसे डेफर कर रहा हूं, तो बनेगा मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लिखेंगे, दीज आर
these are certain expenditure which are the revenue in nature. इनका nature revenue है, but the benefit of which is likely to be derived over number of years. Such expenditure are termed as deferred revenue expenditure. एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज परचेजेस की। किसकी? परचेजेस। यार सबको पता है परचेजेस क्या होता है। मैं अगर आपसे पूछता हूं तो आप क्या बताओगे परचेजेस को? सर जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं वो हमारी परचेज है। नहीं, बिजनेस एंटिटीज के लिए अब आप अकाउंटिंग करने वाले हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस के बारे में सोचना है, उसके बारे में ही सोच के आपको हर टर्म को इवेल्युएट करना है, डिफाइन करना है। देखो एक बात बताता हूं, देखो मान लो हमारा ये है एक बिजनेस। क्या है? बिजनेस। इस बिजनेस में हम दो चीजें परचेज कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि कौन सी परचेज है। देखो एक तो हमने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, यहाँ पे लेके आए बिजनेस में, मान लो मशीन, और दूसरा गुड्स लेके आए। क्या लेके आए? गुड्स लेके आए। तो ऑप्शन ए आपके सामने कि जो हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे क्या वो परचेज होगा? ऑप्शन बी, क्या ये गुड्स जो हमने खरीदे अपने बिजनेस के लिए क्या ये परचेज होगा? या सी बोथ, या डी नन ऑफ द अबव, नोटा। तो आपका जवाब होना चाहिए ओनली बी, मतलब जो गुड्स आपने परचेज किए हैं फॉर बिजनेस। अब सर गुड्स क्या होते हैं वो समझना है। देखो गुड्स क्या होते हैं जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, बिजनेस डील कर रहा है वही गुड्स होंगे। फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना फॉर बिजनेस इज नॉट कंसिडर्ड एज परचेज। गुड्स का खरीदना फॉर अ बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज परचेजेस ओनली। अब हमारी बिजनेस एंटिटी दो टाइप की हो सकती है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकती है या ट्रेडिंग कंसर्न हो सकती है। तो दोनों में गुड्स की डेफिनेशन बदल जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं गुड्स, ठीक है। उससे पहले समझते हैं कि परचेजेस क्या है, लिख लेते हैं डेफिनेशन। कह रहा है द टर्म परचेजेस, ठीक है, is used only for the goods, only for the purchase of goods, अब goods की बात कर रहे हैं in which business deal, जिसमें business deal कर रहा है, deals। तो अगर हम बात करते हैं कि गुड्स क्या है, कह रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग concerns, goods means acquiring of raw material for the purpose of converting it into finished goods। फिनिश्ड गुड्स के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए गुड्स। तो सर ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या हो जाएगा? कह रहा है फॉर ट्रेडिंग कंसर्न्स गुड्स मींस those things which are purchased for reselling purpose, दोबारा बेचने के लिए लिया गया, रीसेलिंग पर्पस, वो हो जाएंगे गुड्स, ठीक है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बात करता हूं, मान लो मैं एक क्लॉथ डीलर हूं, क्लॉथ मेरा बिजनेस है, क्लॉथ में मैं डील करता हूं, तो उसके लिए मैंने कॉटन परचेज की। क्या परचेज की? कॉटन परचेज की। तो वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया, तो रॉ मटेरियल यानी कॉटन मेरा गुड्स बन जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं, मैं ट्रेडर हूं जिसमें मैं डील करता हूं शूज की, शूज बेचने के लिए मैंने
मार्केट से, होलसेल मार्केट से परचेज करके लाया, तो किसने परचेज किए मेरे शूज फर्दर रीसेलिंग के लिए, तो मेरे जो शूज हैं वो मेरे गुड्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात भी समझ आ गई है। तो परचेज पूरा समझ आ गया आपको, परचेजेस, हाँ जी सर परचेजेस तो समझ आ गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे, हाँ जी सर चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं सर अब परचेज रिटर्न क्या होगी वो बता दीजिए। परचेज रिटर्न्स, बेटा देखो यार सिंपल सी बात करना चाहूंगा मैं, कभी कभी हम जो गुड्स परचेज करते हैं वो हमें पसंद नहीं आते या हमारे एक्सपेक्टेशंस को वो मीट नहीं कर पाते, क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने सप्लायर को वो गुड्स रिटर्न कर देते हैं, उसे ही तो बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो अगर मुझे इसको लिखना है, कह रहा व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड to the supplier, these are known as purchase return। यार सिंपल सी बात है, मुझे नहीं समझ आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो यार जो मैं अपनी परचेज है वो दो वे में कर सकता हूँ, या तो कैश में कर सकता हूँ या क्रेडिट पे कर सकता हूँ, यस और नो। तो बेटा एक बात बताओ यार, मेरा सप्लायर जिसको मैंने कैश पे गुड्स परचेज किए थे वो मेरी जनरली गुड्स वापस नहीं लेता, कहता है यार सर आप गुड्स दूसरा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, बट हम आपको कैश रिटर्न नहीं करते। बट क्रेडिट वाले ऐसा नहीं कहते, क्रेडिट वाले कहते हैं सर आपने पैसा तो वैसे भी नहीं दिया है ना, आप देने भी वाले नहीं होंगे, तो एक काम करो रिटर्न कर दो, बेटर है, ऑप्शन यही है। तो जनरली जो कंसिडर किया जाता है मार्केट में, वहां पे जो रिटर्न्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाले, ओनली और ओनली क्रेडिट वाले, कैश वाले रिटर्न्स नहीं होंगे, ठीक है। आई बात समझ में? परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न आर आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। सर रिटर्न आउटवर्ड मतलब देखो आपकी जो रिटर्न आपके बिजनेस से बाहर जा रही है आउटवर्ड, तो वो परचेज रिटर्न्स ही जाएंगी बाहर, वही आप रिटर्न कर रहे हो, तो वो हो गई रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। याद करने के लिए बाहर जाना और हमारी परचेजेस वापस बाहर जाएंगे टू द सप्लायर, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न ही रिटर्न आउटवर्ड्स होती है। आई बात समझ में? हाँ जी सर बात तो समझ आ गई है। तो बात करते हैं सेल्स की। अब सेल्स क्या होता है फिर? अब देखो हमने परचेज पढ़ा, परचेज रिटर्न पढ़ा, तो अब सेल्स और सेल्स रिटर्न को भी पढ़ लेते हैं। देखो सेल्स क्या है यार, मैंने क्या किया, कुछ गुड्स अब मेरे पास थे, जो चीज मेरे पास थी उसकी ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप मेरे पास थी, अब मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, किसी और के पास। तो सेल्स बोलेंगे, कह रहा है सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, किसको? कस्टमर को, जो मेरे कस्टमर होंगे, ठीक है, फॉर ए प्राइस। कंसिडरेशन क्या है? एक कुछ पैसे के लिए प्राइस मिलेगा ना मुझे, उसके लिए प्राइस मतलब मनी, ठीक है। तो मैंने अगर ट्रांसफर कर दी ओनरशिप गुड्स की या सर्विसेज की, जो मेरे कस्टमर है उनको, फॉर ए प्राइस, पैसे के लिए, मनी के लिए, तो वो हो गई मेरी सेल्स। आई बात समझ में? पक्का? चाहे सर्विस की हो, सेल ऑफ सर्विसेज हो, सेल ऑफ गुड्स हो, बात एक ही है, सेल इज सेल। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो सर सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न भी समझा दो। सेल्स रिटर्न समझ लो जी, सेल्स रिटर्न। अब देखो हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे थे गुड्स, तो क्या हमारा कस्टमर हमें रिटर्न नहीं कर सकता क्या गुड्स? बिल्कुल कर सकता है। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। These are termed as सेल्स रिटर्न। इन्हें हम सेल्स रिटर्न बोल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। पक्का? अब वही देखो, सेल्स भी कैश में हो सकती है और क्रेडिट में हो सकती है, तो इसका मतलब है सर कैश वाली सेल्स भी रिटर्न नहीं होंगी, आप लोग रिटर्न नहीं लेंगे ना, तो जो हमारी क्रेडिट सेल्स है वही रिटर्न होंगी। आई बात समझ में? सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो जाएंगे। हाँ सर समझ दो। और सर सेल्स रिटर्न का भी दूसरा कुछ नाम है। हाँ जी, सेल्स रिटर्न आर ऑल्सो नोन एज
रिटर्न इनवर्ड। अब देखो हमारे पास बिजनेस में वापस रिटर्न्स आए तो हमारी सेल्स ही हमारे पास रिटर्न आएगी इन विद इन द बिजनेस, ठीक है, इनवर्ड्स, ठीक है, इसलिए उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। आई बात समझ में? तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स इज परचेज रिटर्न। ये बात समझ आ गई आपको? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। तो चले आगे और अब बात करते हैं, ये तो सब समझ आ गया, पर गुड्स क्या है ये आपको हमने समझा दिया। तो सर गुड्स क्या होते हैं? लो जी गुड्स समझा देते हैं। गुड्स कह रहे गुड्स इंक्लूड all those things which are purchased for resale। या तो मैंने रीसेल के लिए लिया हूं यानी मैं ट्रेडर हूं, ठीक है, आई बात समझ में? और नहीं तो और which are used for producing finished goods। या तो मैं उससे फिनिश गुड्स बना रहा हूं, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर हूं। तो गुड्स हर वो चीज है, ठीक है, और अगर मैंने फिनिश गुड्स बनाने के लिए लिए होंगे तो मैं मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है। फिनिश गुड which are also meant to be sold, उसको भी तो बेचूंगा, फिनिश गुड्स बना के अपने पास थोड़ी ना रख लूंगा। तो वो हो गए मेरे सिंपल गुड्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? गुड्स समझ आ गया? सर गुड्स भी समझ आ गया। तो सर एक वर्ड और समझा दो आज की क्लास में, फिर क्लास बस कर देना। तो अगला वर्ड है हमारा, अगला टर्म है हमारा स्टॉक, या फिर मैं बोल सकता हूं और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड बेटा यार सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड। जो अनसोल्ड यानी बिना बिके हुए, जो बिके नहीं है, वो हमारे पास रखे हैं, उसे हम स्टॉक बोल देंगे। कह रहा है value of those goods which are purchased for reselling and lying unsold at the end of accounting year। हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड में बचे हुए हैं अनसोल्ड। हमने रीसेलिंग पर्पस के लिए लिए थे, बट अब हमारे पास बच गए। ट्रेडर्स के लिए जनरली बोला जाता है स्टॉक, ठीक है, आई बात समझ में? और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उस मैन्युफैक्चरर्स के पास अगर देखो मैं बात करता हूं तो रॉ मटेरियल हमने खरीदा होगा, उसको हमने फिनिश गुड बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया होगा, प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया होगा। तो हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं, अगर उसको हम ध्यान से समझे तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम इन्वेंट्री लेते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं उन्हें, या फिर फिनिश गुड्स। तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये तीन टाइप की इन्वेंट्री हो जाती है फॉर मैन्युफैक्चरर्स। आई बात समझ में? तो जो कि हमारे पास रखी हुई है, जो हम अभी बेच नहीं पाए, अगर फिनिश गुड्स किया तो रॉ मटेरियल, जो भी कन्वर्ट करने के लिए बाकी है, सेमी फिनिश गुड्स जो प्रोसेस में। तो आई बात समझ में यहां तक? देखो अगर मैं आपको छोटी छोटी बातें और बता दूं इसमें, तो जो हमारा स्टॉक है ना, ये दो टाइप का होता है स्टॉक भी, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास है, और ओपनिंग स्टॉक जो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमारे पास है, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर यानी 1 अप्रैल की बात कर लेते हैं, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मतलब 31 मार्च की बात कर लेते हैं। सर ये अकाउंटिंग ईयर और क्या मतलब है? अकाउंटिंग ईयर हम पहली बार सुनते हैं। देखो आपको ये तो पता ना कि कैलेंडर ईयर होता है, जो कि होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जहां पे आप न्यू ईयर ईव बनाते हो। देखो कॉमर्स स्टूडेंट हो आप, आपके लिए कैलेंडर ईयर कोई रेलेवेंस नहीं रखता, आपका तो न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आता है 1 अप्रैल को। तो कैलेंडर ईयर हमारे लिए रेलेवेंस नहीं रखता, हमारे लिए अकाउंटिंग ईयर रेलेवेंस रखता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं टैक्स की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, यही हमारा फाइनेंशियल ईयर भी हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारे लिए तो न्यू ईयर है हमारा 1 अप्रैल। तो अकाउंटिंग, जिस ईयर की हम अकाउंटिंग करें, बिजनेस कंसर्न्स के लिए जो साल लिया जाता है वो लिया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर 2000 जो भी हो सकता है। अभी हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 वाला चल रहा है, यानी अकाउंटिंग ईयर अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं तो 25-26 रहा है हमारा।
आई बात समझ में? हम बात करेंगे आज अपने कुछ बची हुई टर्म्स की और चैप्टर 2 को बिल्कुल कंप्लीट खत्म करेंगे, इसलिए ये वीडियो चैप्टर 2 यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की लास्ट क्लास होने वाली है। आई बात समझ में? तो ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए जो हमारी अदर रेलिवेंट टर्म्स बचती हैं 8-7 जो भी है, हम उसको देखते हैं और वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज एंट्री की। देखो हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो हम समझते हैं आज एंट्री क्या होती है। क्या है, देखो हमें पता है ना, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि यार ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एक वर्ड आया था, कह रहा है व्हेन ए ट्रांजैक्शन और ए इवेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हम उस ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसे हम बोलते हैं एंट्री। और हमारे लिए, हमारे अकाउंटिंग के सिलेबस के लिए क्लास 11, क्लास 12 एंड अपर स्टडीज में एंट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, ठीक है। जनरल एंट्रीज हमें करनी है, जनरल एंट्री के बिना हमारी अकाउंटिंग ही अधूरी है। आई बात समझ में? चलिए फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी, फर्स्ट बात एंट्री की। चलिए बात करते हैं सेकंड, बैड डेट। बैड डेट का हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा तो आपको बड़ी जान के वो होगी कि ऐसा भी कोई वर्ड होता है कि हिंदी मीनिंग होता है डूबत खाता, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में जब बोलते थे पहले वाले लोग कि यार खाता डूब गया, मतलब सामने वाले बंदे ने पैसे नहीं देने, हमारा पैसा डूब गया, उसे बोलते हैं डूबत खाता। कह रहा है बैड डेट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल, अब वो रिकवर नहीं हो सकता फ्रॉम डेटर, जो हमारा देनदार था उससे अब वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए उसे बोलते हैं बैड डेट। और हम इसे मानते हैं अपना बिजनेस लॉस और डेबिट कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट इसका भी हिंदी मीनिंग बड़ा प्यारा है, दिवालिया, ठीक है, दिवालिया हो जाना। हाँ? तो इंसोल्वेंट क्या हो रहा है, कह रहे पर्सन और एन एंटरप्राइज, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कोई फर्म हो, दोनों की बात कर रहा है, विच इज नॉट इन पोजीशन, वो अब अपनी पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे कर सके, यानी अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सके, उस फर्म या इंडिविजुअल को बोलेंगे इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट मतलब अब वो दिवालिया हो चुकी है, उससे अब पैसा जो है वो भी इररिकवरेबल है, उनके पास हिम्मत नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का। चलिए इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है सोल्वेंट। यार जब कोई पर्सन या कोई एंटरप्राइज पोजीशन में है अपने डेट्स को, लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, उसे सोल्वेंट बोल देंगे। अरे पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड सोल्वेंट, वो सोल्वेंट हो जाएगी। आई बात समझ में? सो इंसोल्वेंट और सोल्वेंट दोनों ही इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं, एक दिवालिया, दूसरा जिसके पास अभी अपने पास पूरी क्षमता है डेट्स को पे ऑफ करने की, वो सोल्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारी लिस्ट में आता है वो है टर्नओवर, जिसको हम शॉर्ट में T/O भी लिखेंगे कभी कभी। टर्नओवर, टर्नओवर क्या है? सेल्स है हमारी, जो हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में अपनी सेल्स करेंगे उसे हम टर्नओवर भी बोलते हैं। सेल्स का दूसरा नाम समझ लो टर्नओवर है। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। बात करते हैं लाइव स्टॉक। यार आप देखो बहुत सारे बिजनेसेस में डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज किया जाता है, शेप्स, कैटल्स, हॉर्सेस, कैमल्स, हाँ, एलिफेंट्स भी यूज होते हैं कहीं कहीं बिजनेसेस में। सो ये जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स समझते हो ना, जो आपके ऊपर पलटवार नहीं करने वाले हैं, जैसे हम लायन या टाइगर की बात करते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स में कैमल्स आ गए, हॉर्स आ गए, कैटल्स आ गए, शीप्स आ गए, ये सब हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। जब ये डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे किसी बिजनेस में यूज हो रहे हैं तो ये हमारे एसेट्स बन जाते हैं, और एसेट को हम नाम देते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक यानी लाइव से मतलब ना जिंदा, ठीक है। आई बात समझ में? तो लाइव स्टॉक क्या है? हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो है इन्वेस्टमेंट। बहुत सुना है आपने इन्वेस्टमेंट, आपने अपने घर पे अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि यार आज हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पैसा अलग रखना है क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं। आपके फादर बहुत बार बोलते होंगे या आपकी मदर ने भी ऐसे बात की होगी, दोनों ने कॉन्वर्सेशन में कभी कभी कहीं ना कहीं यूज किया होगा वर्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? कह रहे हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। आप अपने फंड्स को डिप्लॉय कर रहे हो या तो शेयर्स में या डिबेंचर्स में किसी कंपनी के, ठीक है। क्या इंटेंशन है आपकी? इंटेंशन क्या है? मंशा क्या है? क्या चाहते हो आप? यार ऑब्वियसली अर्निंग प्रॉफिट्स या अर्निंग रिटर्न्स ही तो चाहते हो ना। सो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एनी कंपनी with the intention to earn return। हाँ, हम रिटर्न अर्न करना चाहते हैं
किसी कंपनी के डिबेंचर्स या शेयर में लगा के। शेयर्स पे लगाते हैं तो कोई फिक्स रिटर्न नहीं होती, बट डिबेंचर्स में आप लगाते हो तो उसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वहां पे बोली जाती है फिक्स रिटर्न्स भी। आई बात समझ में? तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आपने अपने फंड्स को डिप्लॉय कर दिया किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में। आई बात समझ में? पर इच्छा क्या है, मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है आपकी? रिटर्न कमाने की। लास्ट बात करते हैं हम लोग बुक वैल्यू की। किसकी बात करेंगे? बुक वैल्यू की बात करेंगे। बुक वैल्यू क्या होती है? जब आप अपने एसेट्स को, ठीक है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, जिस वैल्यू पे शो करते हैं ना, बुक्स में शो कर रहे हो और बुक की वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू वही होगी जब हम किसी एसेट की एग्जिस्टिंग वैल्यू को बुक्स में दिखाते हैं, जो वैल्यू है अभी आज के टाइम पे, ठीक है, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, आपने खरीदा किसी और कॉस्ट पे होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है, बट आप उसको डेप्रिशिएट करते करते एक वैल्यू पे आ चुके हैं और आज आपकी बैलेंस शीट में वो वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू इज योर बुक वैल्यू। आई बात समझ में? सो ये होते हैं हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने बहुत सारी टर्म्स की बात की। आज इस छोटी सी वीडियो में हमने 8 टर्म्स की बात की। छोटी छोटी टर्म्स थी, इसलिए हमने इसको छोटी सी वीडियो में खत्म किया। और ये अब जो हमने सारी 35 to 40 टर्म्स को समझा है, ये हम पूरे अकाउंटिंग जर्नी में 11th एंड 12th दोनों जगह यूज करने वाले हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे से आप इन टर्म्स को समझिएगा। ठीक है, ये नहीं रटने की पर्सपेक्टिव से ये टर्म नहीं कराई गई है, आपको अकाउंट्स से फैमिलियर कराने के लिए, अकाउंट्स से प्यार कराने के लिए, मैं तो कहूंगा मोहब्बत कराने के लिए ये वर्ड्स हमने पढ़े हैं। तो रिक्वेस्ट है अच्छे से कीजिए। कोई डाउट आता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप हमने अच्छा पढ़ाया है, तो प्लीज आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए।